नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के तुगलक वंश के शासकों की श्रृंखला में फिरोज तुगलक की सैन्य नीति, उसके मूल्यांकन और तुगलक वंश के पतन के कारणों पर अपना व्याख्यान दूंगी। फिरोज तुगलक न तो पराक्रमी था और न ही सुयोग्य सेनानायक। अतः मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली से अलग और स्वतंत्र हो जाने वाले राज्यों को जीतने का उसने कोई भी प्रयास नहीं किया था। साम्राज्य विस्तार की उसमें कोई आकांक्षा भी नहीं थी, लेकिन जब कभी युद्ध संबंधी उसके कर्तव्य की बारी आई तो उसने युद्ध किए। जैसा हम पहले लेते हैं कि 1353-54 ईस्वी में बंगाल के विरुद्ध उसका अभियान कैसा रहा, कि कहते हैं कि मोहम्मद के शासनकाल में ही 1338 ईस्वी में ही यह बंगाल जो था वो दिल्ली से अलग हो गया था और अब यहाँ पर हाजी इलियास स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप उसने तिरहुत पर भी आक्रमण कर दिया था। इसलिए युद्ध की इच्छा न होते हुए भी फिरोज ने अपने कर्तव्य के कारण बंगाल पर आक्रमण किया, हाजी इलियास को परास्त किया। उसने अपनी राजधानी पांडुंग को छोड़कर इकदला के शक्तिशाली दुर्ग में इलियास ने आश्रय लिया था, लेकिन वहाँ पर युद्ध का दृश्य देखकर सुल्तान जो है फिरोज तुगलक 1354 ईस्वी में दिल्ली वापस आ गया और उसने विजय का पूर्ण लाभ नहीं उठाया। 1359-60 ईस्वी में उसने बंगाल के विरुद्ध दूसरा अभियान किया। कहते हैं इस समय इलियास का पुत्र सिकंदर बंगाल पर शासन कर रहा था। द्वितीय बंगाल अभियान का भी वास्तविक कहते हैं कारण खोजना बहुत कठिन है। फिरोज के इस आक्रमण से सिकंदर भी अपने पिता की भांति राजधानी छोड़कर इकदला चला गया था। शम्से सिराज अफीफ लिखते हैं कि उनमें इस बात पर संधि हो गई थी कि जफर खां को सुनारगांव का शासक माना जाएगा और सिकंदर कुछ हाथी प्रतिवर्ष खिराज के रूप में दिल्ली भेजेगा। इसके बदले में फिरोज ने सिकंदर को एक रत्न जड़ित ताज, 80,000 टंके और 500 अरबी और तुर्की घोड़े दिए थे। उड़ीसा पर उसका आक्रमण, कहते हैं कि बंगाल से तुरंत दिल्ली लौटने के स्थान पर फिरोज जाजनगर यानी कि उड़ीसा की ओर आगे बढ़ा। उसने अचानक उड़ीसा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसके इस अभियान का मूल उद्देश्य क्या था कि वह पुरी के विख्यात जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना चाहता था। मार्ग में हिंदू शासक ने सुल्तान की सेना का विरोध किया था, किंतु वह हिंदू शासक जो है परास्त हुआ था। असंख्य हिंदू भक्तों और हिंदू सैनिकों ने मंदिर की रक्षा के लिए डटकर मुकाबला किया, लेकिन उनमें से अधिकांश मारे गए। पूर्व में सोमनाथ के प्रतिरूप कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को सुल्तान ने नष्ट भ्रष्ट किया। एनुल मुल्क के अनुसार सुल्तान के इस अभियान का उद्देश्य मूर्तियों को तोड़ना था, इस्लाम के शत्रुओं का खून बहाना था और हाथियों का शिकार करना था। अंत में जाजनगर के राजा ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार किया और फिरोज उससे आर्थिक कर और भेंट उपहारों का वचन लेकर दिल्ली लौट गया था। 1360-61 ईस्वी में उसने कांगड़ा यानी कि नगरकोट पर आक्रमण किया, जो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद से ही दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था। कहते हैं मध्यकालीन भारत का यह अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग था। 6 माह तक सुल्तान इस दुर्ग का घेरा डाले रखा था, लेकिन अंत में संधि संभव हुई और दोनों पक्ष जिसके लिए तैयार थे। फिरोज ने कांगड़ा के राजा को क्षमा कर दिया। इसके बाद फिरोज नगर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर में गया। फिरोज का ध्यान कहते हैं मंदिर के पुस्तकालय की रखी गई जो पुस्तकालय में पुस्तकें थी उसकी तरफ गया और उसने उन संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। 1362-63 ईस्वी में फिरोज ने सिंध पर भी आक्रमण किया। कहा जाता है कि मोहम्मद की मृत्यु के समय शाही सेना को सिंधियों के हाथों बहुत कष्ट भोगने पड़े थे, जिनका बदला लेने के लिए कहते हैं फिरोज बहुत पहले से विचार कर रहा था। इसलिए उसने थट्टा पर आक्रमण किया। इस सेना में हाथियों और बहुसंख्यक पैदल सेना के अतिरिक्त 90,000 घुड़सवार सम्मिलित थे। विद्रोहियों ने कहते हैं शाही सेना को भारी क्षति पहुंचाई। फिरोज ने सहायता और खाद्य रसद के लिए गुजरात की ओर प्रस्थान किया, कहते हैं, लेकिन शाही सेना मार्ग भूलकर कच्छ पहुंच गई थी और 16 महीने के बाद जब वजीर खाने जहां नकबूल को अपनी सेना का पता लगा तो उसने दिल्ली से एक शक्तिशाली सेना सुल्तान की सहायता के लिए भिजवा दी थी और इस नई सेना के साथ सुल्तान ने 1363 ईस्वी में पुनः
थट्टा पर आक्रमण किया और सिंध के शासक को विवश होकर सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा था। अन्य विद्रोहों का भी उसने दमन किया, जैसे 1370 ईस्वी में इटावा के हिंदू जमींदारों ने विद्रोह किया था, क्योंकि वे मुस्लिम शासन का जुआ उतार कर फेंकना चाहते थे। सुल्तान फिरोज ने इस विद्रोह का दमन किया। दूसरा विद्रोह बुंदेलखंड में स्थित कटेहर के राजा खरकू ने किया था। उसने बदायूं के गवर्नर सैयद मुहम्मद की हत्या करवा दी थी, इसलिए सुल्तान स्वयं उसका दमन करने हेतु गया था। खरकू प्राण बचाकर, कहते हैं, कुमाऊं की पहाड़ियों में भाग गया, अतः प्रजा को सुल्तान के क्रोध का कोप भाजन बनना पड़ गया था। कहते हैं कि इस अवसर पर फिरोज की आज्ञा से लगभग 23,000 हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था और इसके बाद आगामी 5 वर्षों तक सुल्तान ने कटेहर जाकर हिंदू जनता पर खूब अत्याचार किए। कहते फिरोज के अंतिम दिन जो हैं प्रसन्नतापूर्वक नहीं बीते थे। 1374 ईस्वी में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई थी, जिससे सुल्तान को भारी आघात पहुंचा था। उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी और शोक के कारण वो शक्ति और निर्णय बुद्धि उसकी क्षीण होने लगी थी। 1387 ईस्वी में उसका दूसरा पुत्र खाने जहां भी मर गया। अक्टूबर 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में, कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक की भी मृत्यु हो गई थी। अब अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो पता लगता है कि फिरोज एक पक्का मुस्लिम शासक था, इस्लामी कानून का पक्का पाबंद था। उसके चरित्र और व्यक्तित्व के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। उसके समकालीन इतिहासकार बर्नी और अफीफ ने तो फिरोज को न्यायप्रिय और एक दयालु शासक होने का श्रेय दिया है। आधुनिक इतिहासकार इलियट और एल्फिंस्टन भी फिरोज की तुलना अकबर से करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वी.ए. स्मिथ फिरोज की अकबर से तुलना, कहते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का भी विचार है कि फिरोज उस विशाल हृदय और विस्तीर्ण मस्तिष्क वाले सम्राट अकबर की प्रतिभा का शतांश भी नहीं था, जिसने सार्वजनिक हितों के उच्च मंच से सभी संप्रदायों और धर्मों के प्रति शांति और सद्भावना और सहिष्णुता का संदेश दिया था। श्रीवास्तव का विचार है कि वास्तव में सत्य इन दोनों उग्र मतों के बीच में है। यद्यपि सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि फिरोज एक सच्चा मुसलमान था और धर्म पालन और प्रजा के हित का उसने सदैव ध्यान रखा। निर्धनों, असहायों, अनाथों, लड़कियों, विधवाओं के लिए उसने बहुत कुछ किया। बेरोजगार और रोगी व्यक्तियों का भी उसने ख्याल रखा। विद्वानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थाओं को उसने उदारतापूर्वक दान दिया, सार्वजनिक निर्माण कार्य किए और कृषि को भी प्रोत्साहन दिया। तथापि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि उसके ये सब जो कार्य थे मात्र सुन्नी मुसलमानों तक ही सीमित थे। गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति वह क्रूर था, अत्याचारी था। उलेमाओं के प्रभाव में आकर उसने संकीर्ण धर्मांधता का सहारा लिया था और अपनी बहुसंख्यक हिंदू जनता पर भी ही नहीं वरन गैर सुन्नी मुसलमानों पर भी उसने घोर अत्याचार किए थे। ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि फिरोज के सुधार हिंदुओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे, जिनकी भावनाएं उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण कटु बन गई थी, और उन सभी ने मिलकर उस प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो उस वंश के लिए घातक सिद्ध हुई, जिसका यह एक अयोग्य प्रतिनिधि था। कुल मिलाकर फिरोज न तो उच्च कोटि का आदर्श शासक था और न ही सफल शासक। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि विधाता की कुटिल गति इतिहास के इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य से प्रकट हुई कि जिन गुणों ने फिरोज तुगलक को लोकप्रिय बनाया वे ही दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता के लिए जिम्मेदार भी सिद्ध हुए। अब तुगलक वंश के पतन के कारणों की ओर हम अग्रसर होते हैं। पता चलता है कि तुगलक वंश के पतन के कारणों में कई कारण शामिल थे, जैसा कि विशाल साम्राज्य था। तुगलक वंश को एक विशाल साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी से मिला था। इस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशाल स्थायी सेना का होना आवश्यक था। मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक में सैन्य प्रतिभा नहीं थी और कहते हैं कि फिरोज के जो उत्तराधिकारी थे वो एकदम निर्बल थे। अतः विद्रोह होने लगे और साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। अमीरों और सरदारों का आपसी संघर्ष शुरू हो गया। ये दोनों ही काफ़ी शक्तिशाली थे, किंतु आपस में इनमें घृणा थी और संघर्ष चलता रहता था और अपने निजी हितों को साम्राज्य के हितों से ये अधिक महत्व देते थे। धार्मिक असहिष्णुता की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश के शासकों में मोहम्मद तुगलक को छोड़कर शेष सभी शासक असहिष्णु थे। फिरोज और उसके उत्तराधिकारियों ने हिंदुओं और शियाओं के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार किया।
अतः साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया था। मोहम्मद तुगलक के कहते हैं अविवेकपूर्ण कार्य थे, उसकी जितनी भी योजनाएं थी उससे प्रजा को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा था, राजकोष का धन बर्बाद हुआ था, साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह होने लगे थे और उसके अमानवीय दंडों से जनता में असंतोष बढ़ गया था और सैनिक अभियानों से साम्राज्य की सैनिक शक्ति को आघात पहुंचा था। कहते हैं उत्तराधिकार का निश्चित नियम भी न होना तुगलक वंश के पतन के कारणों में एक कारण सिद्ध हुआ। कहते हैं कि तुगलक वंश में उत्तराधिकार जो है वो तलवार द्वारा प्राप्त किया जाता था, अतः इस प्रकार की स्थिति में साम्राज्य गृह युद्ध का अखाड़ा बन जाता था। सैन्य शक्ति की भी दुर्बलता थी, क्योंकि फिरोज ने स्थायी सेना को समाप्त कर जागीरदारी प्रथा प्रचलित की और सैनिकों का पद जो है वंशानुगत होने से सेना में दुर्बलता उत्पन्न होने लगी थी। फिरोज की उदार नीतियों से भी सेना जो थी वह अनुशासनहीन हो गई थी। फिरोज के जो उत्तराधिकारी थे वे अयोग्य और विलासी थे, वे अमीरों और सरदारों के हाथों की कठपुतली बन गए थे, अतः साम्राज्य के विघटन को वो रोक नहीं सके और चारों तरफ अराजकता फैल गई थी और तैमूर के आक्रमण ने अधमरे तुगलक वंश को जड़ से ही उखाड़ फेंका था। इस तरह से तुगलक जो साम्राज्य है वह पतन की ओर अग्रसर हो गया था। धन्यवाद।